हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सीटेट के पेपर्स में पहले पूछे गए हैं। तो जितने भी प्रश्न यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी ये सारे प्रश्न आपके सीबीटी वाले हैं जो आपके ऑनलाइन पेपर्स से लिए गए प्रश्न हैं ये सारे। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए बिकॉज असेसमेंट और इवैल्यूएशन जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो हर विषय में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यहाँ से रिपीट होते हैं, ठीक है। एंड जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 3 है हमारे इम्पॉर्टेंट वीडियो क्लासेस सीरीज में। तो मैंने एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी है जिसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वीडियोस हैं सीटेट से रिलेटेड वो मैंने ऐड कर दिया है। तो अगर आपको अदर वीडियोस देखना है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा पीडीएफ जो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इसकी तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं इस क्लास की शुरुआत। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट है, बिफोर डिसाइडिंग an assessment method for her class what all should the teacher keep in mind। यानी कि अगर एक टीचर आकलन या मूल्यांकन पद्धति को तय करना चाहता है तो उसे क्या चीज है जो ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट है, हु इज गोइंग टू यूज द रिजल्ट्स बिसाइड मी, यानी कि मेरे अलावा इस रिजल्ट को कौन यूज करेगा। व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट लर्निंग कर्व्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। विच मेथड वुड हेल्प मी to reflect on my pedagogy, या फिर which method would help to label and segregate students। तो यहाँ पे देखो segregate and label करना बिल्कुल गलत होता है, तो 4 ऑप्शन हम नहीं लगाएंगे। तो आप यहाँ पे 2 ऑप्शन को डिलीट कर दीजिए। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हम ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे जब भी हम इवैल्यूएशन करते हैं। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि मेरे अलावा इसको कौन यूज़ करेगा, या फिर मैं बच्चों की लर्निंग कर्व्स को यानी उनके अधिगम के जो वक्र हैं वो कैसे सीख रहे हैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, और मैं अपनी पेडागोजी पे कैसे रिफ्लेक्ट कर सकती हूँ, यानी कि जो भी मैं शिक्षण कर रही हूँ उस पर मैं कैसे विचार कर सकती हूँ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट अ सुटेबल असेसमेंट टास्क फॉर क्लास 4 स्टूडेंट्स ऑफ ईवीएस। भाई ईवीएस में कक्षा 4 के बच्चों के लिए सुटेबल टास्क क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट से ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। फर्स्ट है राइटिंग क्वेश्चन आंसर्स, या फिर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी, एक्सप्लेनिंग डेफिनेशंस, या फिर लर्निंग द लिस्ट। तो अगर चौथी कक्षा के बच्चों को मुझे ईवीएस में कुछ पढ़ाना है तो सबसे अच्छा असेसमेंट टास्क क्या होगा, जहां पे मैं उनको कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बोलूंगी। तो किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यू हैव टू असेस योर स्टूडेंट्स ईवीएस प्रोजेक्ट्स एंड गिव देम क्विक फीडबैक, सो व्हाट विच असेसमेंट टूल विल यू चूज। अगर आपकी क्लास में आपने बच्चों को ईवीएस में कोई प्रोजेक्ट दिया और अगर आपको उनका क्विक फीडबैक देना है, अगर आपको उनकी जो प्रक्रिया है वो त्वरित तरीके से देनी है, क्विक फीडबैक बच्चों को अगर देना है, तो क्विक फीडबैक देने के लिए सबसे अच्छा यहाँ पे क्या तरीका होगा। ऑब्जर्वेशन होगा, रेटिंग स्केल होगा, चेकलिस्ट होगा, या पीयर असेसमेंट होगा। तो चारों ही जो है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की टूल्स एंड टेक्निक्स के अंदर आते हैं और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा चेकलिस्ट, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे क्विक फीडबैक देना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट बेसिकली आपका किस में होता है, यस और नो में होता है। जैसे मान लो आपकी क्लास में बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया, एक मैं यहाँ पे एक तालिका बना लूंगी और मैं यहाँ पे सीरियल नंबर डाल के स्टूडेंट्स का नेम लिख के यहाँ पे मैं जो भी मैंने ऑब्जर्व किया उसमें मैं यस और नो लिख दूंगी कि क्या बच्चा प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा था, यस या नो, या फिर क्या बच्चा प्रोजेक्ट में मटेरियल यूज कर रहा था, यस या नो। तो मैं अगर मुझे लिखना है यस तो मैं यस दे दूंगी या तो मैं नो दे दूंगी। कई बार ये राइट और रॉन्ग में भी होता है। तो इसको हम चेकलिस्ट कहते हैं। आपने एक लिस्ट बना ली, बच्चों के नाम लिख लिए एंड वहां पर आप क्या करते हैं, आपको जो भी वहां पे उनका ट्रेट आपको पता करना है उसके अकॉर्डिंग आप यस और नो में चेकलिस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो फीडबैक होता है वो सबसे क्विकली हम बच्चों को तुरंत दे सकते हैं यस और नो के माध्यम से। बाकी यहाँ पे और ऑप्शन देख लेते हैं। पीयर असेसमेंट होगा नहीं, और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे टेक्निक है। रेटिंग स्केल क्या होता है, जहाँ पे आप बच्चों को 1 2 3 4 5 में रेट कर देते हो, ठीक है। तो रेटिंग स्केल से ज्यादा अच्छा यहाँ पे क्विक फीडबैक क्या देगा, चेकलिस्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट ऑफ ईवीएस लर्निंग इज दैट। भाई ऑब्जेक्टिव क्या है असेसमेंट का ईवीएस में, या अगर मैं बात करूँ किसी भी विषय में, ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ ईवीएस लिखा है तो ईवीएस के अकॉर्डिंग ही हमें बताना है।
यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है असेसमेंट का क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 में। टीचर gathers information about the students. It is a way of teaching rather than evaluation. It provides feedback about a student's progress in mastering new knowledge, या फिर it informs about the student's learning to provide support for the next step. तो देखो यहाँ असेसमेंट पूछा गया। असेसमेंट क्या होता है? जहाँ पे आप बच्चों के बारे में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि शिक्षक छात्रों की उपलब्धि के बारे में आए दिन डेली बेसिस पे ऑन द रेगुलर बेसिस क्या करता है, जानकारी को एकत्रित करता है। ये जो प्रोसेस होता है वो ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे अगर फीडबैक की बात यहाँ की जा रही है ऑप्शन नंबर 3 में, लेकिन यहाँ पे मास्टर करना नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आंसर 3 नहीं होगा इसका, बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है मास्टरिंग न्यू नॉलेज। तो मास्टर करने पे फोकस नहीं करते हैं। असेसमेंट का सीधा सा काम यही होता है कि जो भी बच्चों के बारे में जानकारी है उसको हम एकत्रित कर रहे हैं। नेक्स्ट है द डायनेमिक होलिस्टिक एंड एक्सपीरियंशियल नेचर ऑफ ईवीएस लर्निंग बाय स्टूडेंट्स इज बेस्ट असेस्ड बाय। भाई छात्रों के द्वारा सीखने की गतिशील, समग्र और अनुभवात्मक प्रकृति का सबसे अच्छा मूल्यांकन किस चीज के द्वारा हम कर सकते हैं? रेटिंग स्केल के द्वारा, पेन पेपर टेस्ट के द्वारा, ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रैटेजीज, या फिर ओरल टेस्ट। तो अगर मुझे मान लो कि होलिस्टिक मुझे बच्चों का असेसमेंट करना है या मुझे डायनेमिक तरीके से असेसमेंट करना है, प्रॉपरली अच्छे से करना है, तो मेरा तरीका क्या होगा? ऑथेंटिक असेसमेंट होगा। ठीक है, मैं ऐसे टूल्स को यूज करूंगी असेसमेंट में जो क्या है, ऑथेंटिक है, जो प्रमाणिक रणनीतियां होती है मैं उनको यूज करूंगी। ठीक है, क्वेश्चन 6 है कि एक शिक्षक 1 महीने की अवधि में एक निबंध के लिए कई मसौदों पर काम करने के लिए अपने छात्रों को सुविधा और समर्थन देती है। यदि वह प्रत्येक विद्यार्थी के सभी मसौदों और उन पर कार्य करने की प्रक्रिया पर विचार करती है, तो यह किस प्रकार के आकलन का उपयोग कर रही है? यानी मल्टीपल ड्राफ्ट्स है ऐसे में, वो क्या कर रही है? फैसिलिटेट कर रही है और बच्चों के वर्क को सपोर्ट कर रही है। तो इस तरीके का आंकलन क्या होगा? समेटिव होगा, नॉर्म रेफरेंट होगा, फॉर्मेटिव है, या ये स्टैंडर्डाइज्ड है? तो किस प्रकार का आंकलन आपको लग रहा है ये? अगर एक टीचर बच्चों को सपोर्ट कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है उनके काम को, जो भी वो वर्क कर रहे हैं, और उसके बाद वो प्रोसेस जो है उस पर फोकस कर रही है, तो यानी कि ये जो एक असेसमेंट हो रहा है ये फॉर्मेटिव तरीके का असेसमेंट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 क्वेश्चन के लिए, बिकॉज वो समर्थन दे रही है बच्चों को, सुविधा दे रही है। तो ये क्या है? फॉर्मेटिव का काम होता है, जहाँ पे हम आए दिन असेसमेंट फॉर लर्निंग के माध्यम से बच्चों की लर्निंग पे विचार करते हैं, उनकी कमियों को दूर करते हैं और उनके लर्निंग को सपोर्ट करते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 7 है असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन। तो असर्शन एक दिया हुआ है कि टीचर शुड एम्प्लॉय मल्टीपल वेज ऑफ असेसमेंट इन देयर क्लासरूम। मतलब कि टीचर को अपनी क्लासरूम में मल्टीपल तरीकों के असेसमेंट पे फोकस करना चाहिए। इसका कारण बोला गया कि चिल्ड्रन सक्सेस एंड फेलियर इन क्लासरूम कैन नॉट बी एक्यूरेटली एंड एडिक्वेटली डिटरमाइंड बाय ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट। तो क्या जो असर्शन है उसका रीजन सही है? तो देखो बिल्कुल सही है। यहाँ पे बोला गया कि हमें अलग अलग तरीकों को यूज करना चाहिए आकलन करने के लिए। उसका कारण ये हो सकता है कि केवल पेपर पेन पेंसिल टेस्ट से हम बच्चों के सभी पक्षों का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है और आर जो है वो ए के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यानी कि जो बातें यहाँ बोली गई हैं वो दोनों ही सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टीचर्स शुड यूज वाइड वेराइटी ऑफ असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स टू असेस चिल्ड्रन। असर्शन बोला गया कि टीचर्स को बहुत सारे वेराइटी ऑफ टूल एंड टेक्निक का यूज करना चाहिए। तो भाई पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है असर्शन। इसका रीजन ये बोला गया, इसका कारण ये बोला गया है इस स्टेटमेंट का कि नो सिंगल असेसमेंट टूल इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ चाइल्ड्स प्रोग्रेस एंड लर्निंग। तो ये भी ठीक है कि केवल एक विधि बच्चों की प्रोग्रेस का मूल्यांकन नहीं कर सकती। यानी कि अभिकथन और जो कारण था वो इसमें क्या है, दोनों कहीं ना कहीं करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोनों सत्य हैं और ए और आर की क्या है, सही व्याख्या करता है। ठीक है,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज नॉट इलिस्ट्रेट असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब इसमें से कौन सा असेसमेंट फॉर लर्निंग नहीं है, ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। फर्स्ट है छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं और वह कहाँ पहुंचे। शिक्षक सीखने की सुविधा के लिए रचनात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया देते हैं। यहाँ पे प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। कभी भी हम अधिगम के आंकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करते हैं तो कभी भी हम वहां पे बच्चों का लगातार कंपैरिजन या तुलना नहीं करेंगे। तो ऑप्शन सी हो गया इसका रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फॉर कंसोलिडेटिंग द लर्निंग ऑफ ईवीएस फोकस ऑफ असेसमेंट शुड बी। अगर हमें ईवीएस शिक्षा को समेकित करना है तो कौन से मूल्यांकन पे हमें ध्यान देना चाहिए? फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग या इनफॉर्मल लर्निंग। तो अगर हमें इंटीग्रेटेड तरीके से असेसमेंट करना है तो हम हमेशा असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करते हैं, बिकॉज असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो फॉर्मेटिव नेचर होता है, वो ऑनगोइंग होता है, लगातार होता है, और हम यहाँ पे प्रक्रिया की बात करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं जो कि लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। ऑफ लर्निंग की बात करें तो ये आपका समेटिव होता है, और आपका एज लर्निंग जो होता है यहाँ पे बच्चे सेल्फ असेसमेंट करते हैं, और जो एज लर्निंग है ये आपका फॉर लर्निंग का ही एक क्या होता है, पार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा ईवीएस टीचर यूजेस as assessment tool that clearly indicates achievement criteria across all the components of students work from written to oral to visual, so this is called। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया कि एक ईवीएस टीचर है जो क्या कर रहा है कि मूल्यांकन उपकरण के रूप में उपयोग करता है जो लिखित से मौखिक और दृश्य तक सभी घटकों के मानदंडों को इंगित करता है। ठीक है, तो ये कौन सा टूल है जिसको टीचर यूज कर रहा है? रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, एनेक्डोटल या फिर ऑब्जर्वेशन शीट। तो यहाँ आप देखोगे अचीवमेंट जो टीचर यहाँ पे बच्चों का चेक कर रहा है, यहाँ पे असेसमेंट में वो क्या कर रहा है, रिटन भी कर रहा है, ओरल भी कर रहा है, विजुअल भी कर रहा है, मतलब हर तरीके से बच्चों के हर घटकों का मूल्यांकन कर रहा है। तो यहाँ हर घटक का मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेस्ट होता है रूब्रिक का यूज करना। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रूब्रिक हो जाएगा। रूब्रिक में क्या होता है कि आप एक क्राइटेरिया सेट कर देते हो, जैसे मान लो मुझे साइंस का रूब्रिक बनाना है तो मैं इस तरह से एक तालिका बना सकती हूँ, एक ऐसे एक स्केड्यूल बना सकती हूँ और मैं लिख दूंगी कि भाई ये फलाना स्टूडेंट है। यहाँ पे मान लो मैंने स्टूडेंट का नाम लिख दिया कि अंकित नाम का एक स्टूडेंट है। साइंस में अगर मैं रूब्रिक बनाऊँ तो मैं लिखूंगी कि ये ओरल में कैसा है, ये रिटन में कैसा है, ये विजुअल का मतलब है कि ये साइंस लैब में इसका परफॉर्मेंस क्या रहा, प्रैक्टिकल में इसका परफॉर्मेंस क्या रहा। तो इसके अनुसार मैं क्या कर दूंगी, एक रूब्रिक बना लूंगी, मैं ग्रेड वगैरह यहाँ दे सकती हूँ बच्चों को। तो रूब्रिक में हम हर एक एस्पेक्ट का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अच्छे से मूल्यांकन कर सकते हैं। बाकी एनेक्डोटल रिकॉर्ड में तो आप बच्चों के व्यवहार को लिख देते हो, मतलब एक रिटन डिस्क्रिप्शन होता है बच्चों के व्यवहार का, तो यहाँ केवल हम ऑब्जर्वेशन करके लिखते हैं, तो एनेक्डोटल में यहाँ रिटन का मूल्यांकन हम नहीं कर सकते। चेकलिस्ट में बच्चों के ट्रेट को जानने का ज्यादा काम किया जाता है। चेकलिस्ट में हम बेसिकली बच्चों के जो एट्रीब्यूट है उसको जानने की कोशिश पहले करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, रूब्रिक। आगे बढ़ेंगे, सेल्फ असेसमेंट इन ईवीएस इज। भाई सेल्फ असेसमेंट ईवीएस में क्या होता है, ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। स्वमूल्यांकन क्या है? सीखने के रूप में, सीखने के बारे में, उपलब्धि और सीखने के परिणाम के बारे में, या फिर सीखने का आंकलन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वहां है, यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑफ लर्निंग, इसको कहेंगे एज लर्निंग, ये इसको कहेंगे फॉर लर्निंग। ठीक है, तो अब बताना है कि कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, कौन सा पेयर आपको करेक्ट लग रहा है? सॉरी, इसका अबाउट होगा। ठीक है, अबाउट लर्निंग के बारे में मतलब होता है अबाउट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ईवीएस में स्वमूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट की बात हो रही है, तो सेल्फ असेसमेंट जो होता है आपका, वो आपका किस में होता है, ए में भी होता है, बी में भी होगा और सी में भी होगा। ठीक है, ऑफ लर्निंग को छोड़ के हम तीनों में सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अब देखो फॉर लर्निंग सेल्फ असेसमेंट, जैसे मैंने बोला कि जो असेसमेंट एज लर्निंग होता है ना, जहां बच्चे अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं,
वो हमारे फॉर के अंदर ही आता है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो कि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग होता है, फॉर लर्निंग में इन लर्निंग भी आता है और फॉर लर्निंग में एज लर्निंग भी आता है, और जो ऑफ लर्निंग होता है वो आपका समेटिव होता है, जो आपका एट द एंड होता है, जो आपका ओवरऑल की बात करता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हुआ। उसके बाद सीखने के बारे में सीखना, अबाउट लर्निंग भी इसी में आ जाएगा, तो बी वाला भी ठीक है। और उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के बारे में निर्णय लेना यहाँ पे बच्चे सीखते हैं, तो सी भी होगा। डी को छोड़ के हम सभी ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अ टीचर फैसिलिटेट्स एंड सपोर्ट्स एज स्टूडेंट्स वर्क ऑन मल्टीपल ड्राफ्ट्स। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक हम कर चुके। 13 क्वेश्चन हम लोग आई थिंक कर चुके हैं कि वो मल्टीपल ड्राफ्ट्स पे वर्क कर रही है, तो यहाँ पे कौन सा असेसमेंट था, फॉर्मेटिव था। ठीक है, इसका सी होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर शुड एम्प्लॉय मल्टीपल वेज ऑफ असेसमेंट। भाई टीचर मल्टीपल वेज ऑफ असेसमेंट को यूज करेगी, तो ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक कर चुके हैं। ये आपके सीटेट एग्जाम में 2 पेपर में रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन, तो इसका ए था, है ना। दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, और ए जो है, आर जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट मेथड फॉर अ क्लास, व्हाट ऑल ऑल शुड द टीचर कीप इन माइंड। क्या ध्यान रखना चाहिए टीचर को, तो ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसका भी हम कर चुके हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन ए था वो इसका क्या था, करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द सुटेबल टास्क असेसमेंट टास्क फॉर क्लास 4 ईवीएस, क्लास 4th स्टूडेंट्स। क्लास 4th स्टूडेंट्स के लिए सबसे सूटेबल टास्क क्या है। ठीक है, तो कौन सा टास्क है जहां सबसे बेस्ट है तरीका बच्चों को असेस करने का, तो इस क्वेश्चन में क्या था, परफॉर्म करना। जहां पे भी आपका परफॉर्मेंस आ जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि एक असेसमेंट टास्क जो है फॉर्मेटिव के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, टू इंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग रादर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अ टीचर शुड। भाई अगर हमें असेसमेंट फॉर लर्निंग पे फोकस करना है रादर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी अगर हम एफ पे फोकस करना चाहते हैं एसए के अलावा, तो वहां पे टीचर को क्या करना चाहिए। पहला है कि फोकस सोलली ऑन कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज। क्या पूर्णतः बच्चों की कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज पे विचार करना चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि केवल संज्ञानात्मक पे ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, ए वाला होगा नहीं। दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करेंगे, सीधे निर्देश की विधि से ही शिक्षण को महत्व देंगे, तो केवल निर्देश देना अच्छा नहीं होता, और प्रतिस्पर्धा की भावना को भी नहीं बढ़ाएंगे। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा कि जो भी आप असेसमेंट कर रहे हैं उनको दैनिक प्रक्रिया में शामिल करेंगे। अगर हमें असेसमेंट फॉर लर्निंग पे फोकस करना है तो ऑन दी रेगुलर बेसिस हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following frequency of assessment is appropriate for teaching learning of EVS। भाई frequency of assessment पूछा गया है कि EVS में मूल्यांकन की आवृत्ति जो है वो कितनी उपयुक्त होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप एक मूल्यांकन कर रहे हैं, आंकलन कर रहे हैं, तो कितना हमें करना चाहिए। तो भाई हमें एवरीडे करना चाहिए, हमें प्रतिदिन मूल्यांकन करना चाहिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जब भी हम फॉर्मेटिव की बात करते हैं तो हमें पता है कि हम ऑन गोइंग प्रोसेस की बात करते हैं, हम ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं, जो कि हम ऑन द रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस पे करते हैं। तो प्रतिदिन आकलन होना चाहिए, प्रतिदिन बच्चे का हम मूल्यांकन वहाँ पे करेंगे, चाहे वो फॉर्मेटिव हो, चाहे वो मतलब फॉर्मेटिव ज्यादा हम करेंगे प्रतिदिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू एनईपी इज। भाई एनईपी के अकॉर्डिंग असेसमेंट का एम क्या होना चाहिए, तो रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, रिप्रोडक्शन और रिकॉल पे फोकस करना भी नहीं होगा, ये नेगेटिव है। सपोर्ट करना या फिर टू अराइव एट पैरामीटर्स टू कंपेयर चिल्ड्रन, तो कभी भी कंपैरिजन हम नहीं करेंगे, तुलना कभी भी नहीं करेंगे। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, कि बच्चों का समर्थन करना, उनको सपोर्ट करना प्रोसेस ऑफ लर्निंग में सबसे जरूरी होगा एनईपी के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग इन ईवीएस। भाई कौन सा इसमें से असेसमेंट फॉर लर्निंग का एग्जाम्पल है। पहला है कि स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन द मैप ऑफ इंडिया थ्रू वर्कशीट्स। बच्चे वर्कशीट में कोस्टल स्टेट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं।
दूसरा है कि एनुअल एग्जाम दे रहे हैं, तो एनुअल एग्जाम हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग में नहीं आता, ये हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आता है, तो ये होगा नहीं। हाफ ईयरली टेस्ट देना, ये भी आपका ऑफ लर्निंग है, समेटिव है। और एट द एंड आप टेस्ट ले रहे हो किसी यूनिट का, ये भी हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आता है। तो आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए होगा, जहाँ पे बच्चे मैप वर्क कर रहे हैं और एक वर्कशीट बना रहे हैं। तो मैप वर्क और वर्कशीट वाला अगर हम कोई काम देते हैं तो ये आपका फॉर्मेटिव के अंदर आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, फोकस ऑफ असेसमेंट ऑन इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग इज। भाई अगर हम इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं तो कहाँ पे फोकस होना चाहिए? तो इम्प्रूवमेंट हमेशा जहां आता है वहां हम असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में बात करेंगे। फॉर लर्निंग में इम्प्रूवमेंट किया जाता है बिकॉज यहाँ पे हम रेमेडियल करते हैं, रेमेडियल टीचिंग, या फिर आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में पढ़ा होगा कि डायग्नोस करना या रेमेडी करना आपका फॉर का पार्ट है, और जहाँ पे हम क्या करते हैं, आए दिन डेली बेसिस पे बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। ऑफ लर्निंग का संबंध किससे है? आपके समेटिव से है। और एज लर्निंग का संबंध किससे है? विद्यार्थी के स्व मूल्यांकन से है, जहाँ पे बच्चा सेल्फ असेसमेंट करता है। आगे बढ़ते हैं, पीयर असेसमेंट इन ईवीएस इज। पीयर असेसमेंट क्या है? तो देख लो फटाफट से, पीयर असेसमेंट किसके से रिलेटेड क्या ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। एज लर्निंग होगा, अबाउट लर्निंग होगा, इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स होगा, या फिर ऑफ लर्निंग होगा। चार ऑप्शन दिए हुए, सही कोड, सही विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा ओनली, ठीक है, ओनली ए होगा इसमें, बिकॉज यहाँ पे एज लर्निंग जो होता है वो पीयर असेसमेंट में आता है। आपको पता है कि एज लर्निंग में बच्चा क्या करता है? सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है या फिर सेल्फ इवैल्यूएशन करता है। और ये जो सेल्फ इवैल्यूएशन होता है, यहाँ पे बच्चे आपस में एक दूसरे का इवैल्यूएशन कर सकते हैं, एज लर्निंग का पार्ट ये होता है, ठीक है। तो इसके अंदर पीयर इवैल्यूएशन क्या है? शामिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अबाउट लर्निंग, ऑफ लर्निंग यहाँ नहीं होगा, ओनली क्या होगा? असेसमेंट एज लर्निंग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि एक ईवीएस टीचर जो है एक मूल्यांकन उपकरण का उपयोग करता है जो कि न केवल सबसे अच्छा है बल्कि बच्चे सभी प्रकार के काम या समय के साथ की गई गतिविधियों को वो एकत्रित करता है। तो यहाँ वो कौन सा मूल्यांकन कर रहा है? टीचर कौन सा मूल्यांकन कर रहा है वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। क्या कर रहा है? an EVS teacher uses an assessment tool that collects not just the best but all kinds of child's work। अब यहाँ आया कि हर प्रकार के बच्चों के काम को, वर्क या एक्टिविटी को टीचर क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? पोर्टफोलियो होगा। टीचर यहाँ पे क्या यूज कर रहा है? पोर्टफोलियो का यूज कर रहा है। तो पोर्टफोलियो एक तरह से क्या होता है? कलेक्शन होता है स्टूडेंट के वर्क का, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, जो भी बच्चे ने अच्छे अच्छे काम किए हैं उनके कामों को कलेक्ट करके रखता है टीचर, यहाँ पे उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। और एनेक्डोटल क्या होता है? जहाँ पे बच्चे को ऑब्जर्वेशन करके बच्चे के बारे में जो भी इंसिडेंट है उसको टीचर यहाँ पे लिख देता है, स्कूल का नाम लिखेगा, डेट लिखेगा, फिर यहाँ पे जो भी उसने ऑब्जर्व किया वो लिखेगा, एंड देन वो सजेस्ट करेगा, सजेशन अपना देगा। तो एनेक्डोटल बेसिकली आपका रिटन डिस्क्रिप्शन होता है, याद रखना कि रिटन डिस्क्रिप्शन अगर चाइल्ड के व्यवहार का पूछा जाए तो एनेक्डोटल होगा, और अगर बच्चों के वर्क का कलेक्शन पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? पोर्टफोलियो होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सजेस्ट दैट असेसमेंट इज। भाई असेसमेंट जो है एनईपी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो सबसे जो पॉजिटिव आपको दिख रहा है वो आपको देखना है। तो मस्ट बी अंडरटेकन थ्रू फॉर्मल एग्जाम्स, क्या हमें एक ही बार लेना चाहिए वो भी फॉर्मल? तो ये गलत है। असेसमेंट की बात हो रही है तो असेसमेंट जो होगा वो क्या होगा कि हम बच्चों के, चाइल्ड के प्रोग्रेस का फाइंड आउट करें। एक निश्चित अवधि में अगर हम बच्चे की प्रगति का पता लगा रहे हैं तो वो क्या है? आपका असेसमेंट का तरीका है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। ओके, सो गाइस इसका बी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मैंने ऑप्शन को पढ़ा नहीं। प्रोग्रेस ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं होगा, एक एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे गलत है यहाँ पे, लास्ट वाला मैंने पढ़ा नहीं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा कि जो असेसमेंट है वो सेंटर होना चाहिए ऑल एक्टिविटीज का,
यानी जो भी आप एजुकेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी बच्चा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, उनके सेंटर में असेसमेंट को होना चाहिए। हर एक्टिविटी के थ्रू हम बच्चों को आंकलन करें, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम गलत होगा, तो सी हो जाएगा 24 क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट। भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट में सबसे अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला है कि एड्रेस द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस, असेस द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वाइज प्रोग्रेस, गिव देम मार्क्स एंड पोजीशन, या फिर प्रमोट। तो यहाँ बात हो रही है फॉर्मेटिव की। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का सबसे बड़ा एक जो हमारा एट्रीब्यूट होता है वो क्या होता है कि हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से प्रोग्रेस को मॉनिटर करें। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 25 क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस। भाई ईवीएस में क्या इंडिकेटर होना चाहिए? अवलोकन करना, सहयोग करना, याद करना, या रिकॉल करना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो थर्ड और फोर्थ जो है वो बिल्कुल नेगेटिव है, तो ऑप्शन ए और बी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। अवलोकन करना और कोऑपरेशन यानी सहयोग करना सबसे जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट विल बी एंजॉयड बाय द स्टूडेंट्स इन ईवीएस क्लास। कौन सा असेसमेंट है जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा एंजॉय करेंगे? असेसमेंट थ्रू पोर्टफोलियो, पेपर पेंसिल टेस्ट, ओरल क्वेश्चंस, या फिर शेयरिंग ऑफ फीडबैक ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट। तो एंजॉयमेंट बच्चे कहाँ करेंगे सबसे ज्यादा? जहां उनका असेसमेंट पोर्टफोलियो के थ्रू हो रहा है। बिकॉज आपको पता है कि जो पोर्टफोलियो है वो क्या होता है? बच्चों के वर्क का क्या होता है? कलेक्शन होता है। ये जो पोर्टफोलियो है ये टीचर भी बना सकता है एज वेल एज इसको स्टूडेंट्स भी बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर उनका आंकलन किया जाता है तो बच्चे सबसे ज्यादा एक्टिव इधर होंगे और सबसे ज्यादा वो यहाँ पे अपने अपने आप को इन्वॉल्व भी कर पाएंगे इस प्रोसेस में। वो खुद भी अपने वर्क को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पोर्टफोलियो। कौन सा पोर्टफोलियो का फीचर नहीं होगा? देख लो भाई। पहला है कि पोर्टफोलियो कलेक्ट वर्क सैंपल ओवर टाइम रिफ्लेक्टिंग डेवलपमेंट चेंजेस, पोर्टफोलियो इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन डिजाइन कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन, पोर्टफोलियो प्रमोट सेल्फ रेगुलेशन, या फिर पोर्टफोलियो कंप्राइज ऑफ डिस्कनेक्टेड टेस्ट एंड क्विजेस। तो कौन सा आपको पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग गलत लग रहा है? आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? हमें नेगेटिव बताना है। तो गलत क्या है कि विभागों में अलग अलग परीक्षण और क्विज शामिल नहीं किया जाता है पोर्टफोलियो में, और ना ही हम सीखने के उत्पाद का पता लगाने के लिए करते हैं। पोर्टफोलियो बेसिकली आपके वर्क है, कलेक्शन है वर्क का, जहां पे बच्चे इवैल्यूएशन कर सकते हैं, खुद का सेल्फ रेगुलेशन कर सकते हैं, लेकिन डिसकनेक्टेड टेस्ट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आधे अधूरे टेस्ट और आधे अधूरे क्विजेस हम वहां पे ऐड कर रहे हैं। तो 4 वाला ऑप्शन जो है रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का सबसे सुटेबल पर्पज क्या होता है? एग्जाम्स ओनली वंस, तो ये गलत हो गया। एग्जाम्स लेना ऑफ लर्निंग में आता है, ना कि फॉर में, तो ये ऑफ है। रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ चिल्ड्रंस कंसेप्चुअल प्रोग्रेस, स्टैंडर्डाइज टेस्ट ऑफ में आता है। और रिकॉल करना क्विजेस के आधार पे, ये भी ऑफ में आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बच्चों की वैचारिक जो प्रगति है, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसको क्या करना, नियमित रूप से उसको डॉक्यूमेंटेशन करना या उसको बढ़ावा देना। ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन कलेक्ट द क्वालिटेटिव डेटा फॉर द असेसमेंट ऑफ ईवीएस स्टूडेंट। क्वालिटेटिव डेटा को कहाँ पे हम कलेक्ट करेंगे? तो देखो, डेटा जो होता है, हम जो भी आंकलन करते हैं, वो एक तो क्वालिटेटिव होता है जो गुणात्मक है, ठीक है, और एक होता है जो मात्रात्मक होता है, जहाँ पे हम मार्क्स में उसको बताते हैं। तो कहाँ पे गुणात्मक यहाँ पे हो रहा है? तो गुणात्मक जो डाटा कलेक्ट हम करेंगे वो एनेक्डोटल में हमेशा करते हैं, ठीक है। तो पेपर पेंसिल में आप मार्क्स देते हो, ये नहीं होगा, है ना। वर्कशीट में भी आप नंबर दे सकते हो बच्चों को, रेटिंग स्केल में भी हम नंबर देते हैं 1 2 3 4। लेकिन अगर हम एनेक्डोटल की बात करें तो ये बच्चों को गुणात्मक इवैल्यूएशन प्रदान करता है। गुणात्मक तरीके से हम यहाँ पे बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक एनेक्डोटल बना सकते हैं, स्टूडेंट का नाम लिख दिया,
है ना, स्कूल का नाम लिख दिया, यहाँ डेट लिख दी, और आपने यहाँ पे जो भी बच्चों के बारे में ऑब्जर्व किया क्लास में उसको आप यहाँ पे लिखते चले जाते हैं। और लिखने के बाद हम यहाँ पे अपना खुद का एक सजेशन दे दें कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम थी और ये दिक्कत थी। तो ये क्या है, ये डेटा है, यहाँ आप नंबर नहीं दे रहे हैं, ना ही आप यहाँ ग्रेड दे रहे हैं, आप यहाँ बेसिकली उसका गुणात्मक तरीके से मूल्यांकन कर रहे हैं। तो जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है वो क्या है, रिटन डिस्क्रिप्शन है बच्चों के बिहेवियर का। ठीक है, तो ये रिटन होता है, लिखित होता है, बच्चों के व्यवहार के बारे में लिखित आप जो दस्तावेज तैयार करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है which assessment framework requires learning evidences collected from diverse learning situations and regular and timely feedback for teachers planning their teaching learning process। थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, इसमें क्या पूछा गया है 31 क्वेश्चन में कि किस मूल्यांकन ढांचे के लिए विभिन्न विभिन्न सीखने की स्थितियों से एकत्रित सीखने के साक्ष्य और शिक्षकों और उनकी शिक्षण सीखने की प्रक्रियाओं की योजना बनाने के लिए प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, समेटिव और फॉर्मेटिव, ये 4 ऑप्शन है। आइए देखते हैं कि इसका क्या होना चाहिए, आपको कोड सिलेक्ट करना है। अब इसमें से कौन सा कोड आपको सही लग रहा है वो बताना है। ए डी होगा, बी और सी होगा, बी और ई होगा, या सी और ई होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका बी और ई होगा। ठीक है, हम जब भी बात करते हैं तो हम यहाँ पे फॉर लर्निंग की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम फॉर लर्निंग के साथ साथ हम यहाँ पे एज लर्निंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे के रूप में जो एज लर्निंग है इसकी बात कर रहे हैं, जहां पे आप शिक्षकों और उनकी प्रक्रियाओं की योजना बनाने के लिए प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं। तो फॉर लर्निंग और एज लर्निंग यहाँ होगा। हम यहाँ पे समेटिव या ऑफ लर्निंग की बात नहीं कर रहे, ना ही हम यहाँ पे योगात्मक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी और ई होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आपको असर्शन और रीजन पढ़ना है, दोनों स्टेटमेंट पढ़नी है यहाँ पे। तो आवर पोर्टफोलियो इज अ डेलिबरेट कलेक्शन ऑफ लर्नर्स वर्क दैट डेमोन्स्ट्रेट्स हिज और हर कॉम्पिटेंस और रेंज ऑफ एफर्ट। पहला स्टेटमेंट है कि भाई पोर्टफोलियो जो है वो कलेक्शन है, डेलिबरेट कलेक्शन है, जहाँ पे आप अवेयर होकर के बच्चों के वर्क को कलेक्ट करते हो। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि रूब्रिक्स कैन बी यूज्ड एज एन असेसमेंट टूल। क्या रूब्रिक को हम टूल की तरह यूज कर सकते हैं? तो मैंने फर्स्ट शुरुआत के क्वेश्चन में भी रूब्रिक बताया था, तो बिल्कुल हम करते हैं, जहाँ पे हम उनके कॉम्पिटेंसी के बारे में हम या जो भी उनकी प्रवीणता है उसकी जांच हम कर सकते हैं रूब्रिक को। तो यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट है 32 क्वेश्चन के लिए वो दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। पोर्टफोलियो में हम बच्चों के वर्क को कलेक्ट कर रहे हैं और रूब्रिक में चाहे ओरल हो, रिटन हो या किसी भी तरह का अगर मूल्यांकन करना है तो उसको हम उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं विद्यार्थियों की उपलब्धियों का पता लगाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट फॉर लर्निंग। भाई कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या जरूरी है, सतत मूल्यांकन की बात कर रहे हैं तो क्या जरूरत है सतत में। पहला है कि इट इज यूज फॉर पासिंग जजमेंट। क्या ये जजमेंट के लिए होता है? तो जजमेंट के लिए हमेशा हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो ए होगा नहीं। फिर उसके बाद है, इट हैज टू बी बिल्ट इनटू लर्निंग सिचुएशन। तो ये वाला ठीक है कि लर्निंग के सिचुएशंस में ये होना चाहिए। कंटिन्यूअस सततता का मतलब ही यही है कि जो लगातार लर्निंग परिस्थितियों में हो रहा है। इट प्रोवाइड्स अ स्कोप फॉर टीचर्स टू एडजस्ट देयर टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी, या फिर इट प्रोवाइड्स नो स्कोप। तो ये गलत है कि ये बिल्कुल भी स्कोप नहीं देता बच्चों को अपनी लर्निंग को मॉनिटर करने के लिए। तो ऑप्शन बी और सी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे वो दोनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है ना। तो हम किसके साथ जाएंगे, ओनली बी एंड सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस टेस्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स सच एज एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। भाई हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में कौन सा क्वेश्चन आएगा? ऐसा क्वेश्चन जो बच्चे की एनालिसिस क्षमता को, विश्लेषण को या उनकी हायर ऑर्डर थिंकिंग को ज्यादा फोकस कर रहा है। तो पहला है कि व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन योर एरिया एंड व्हाई। तो पहला देखो क्या है, व्हाई वाला क्वेश्चन पूछा गया है ना, यानी ऐसा प्रश्न आपको बताना है जहां बच्चे ज्यादा रिफ्लेक्ट करें, जहां पे वो उनके पास एक समस्या हो
और उस समस्या के अनेक पहलुओं पे बच्चे इस तरह से विचार करें। तो ये एनालिसिस करना होता है कि जब आप किसी समस्या को तोड़ के देखते हो। एनालिसिस क्या है कि एक समस्या आपको दी गई, तो यहाँ पे देखो डिफरेंसेस बोला गया प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में, और क्यों का आंसर बोला गया, यानी कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ बच्चे इवैल्यूएशन भी करेंगे और एनालिसिस ज्यादा करेंगे। ठीक है, बाकी ये आपका वन वर्ड है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा, ना ही ये होगा। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है द वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव इन कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज रिलेटेड टू। भाई सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का संबंध किससे है? तो 35 क्वेश्चन में व्यापकता की जब हम बात करते, तो आपको पता है कि व्यापक में आपका कॉम्प्रिहेंसिव में एक तो आपका स्कोलेस्टिक एरिया आता है और दूसरा आपका क्या आता है, को स्कोलेस्टिक आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों से क्या होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो जो कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है वो हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट में आता है, बिकॉज होलिस्टिक का यही मतलब है कि शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को हमने ऐड किया है, जिससे कि बच्चे का समग्र विकास हो सके। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं होगा? पहला है कि शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों की बार बार परीक्षा लेने का यह एक आसान तरीका है, तो यही गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन ही मुझे गलत लग रहा है। ये कह रहा है कि जो सीसीई है ये टीचर को बार बार टेस्ट लेने के लिए उनके लिए आसानी हो जाएगी कि वो बार बार टेस्ट ले। तो कभी भी हम सीसीई में बार बार रिपीटेडली टेस्ट लेने पे फोकस नहीं करते, बहुत अच्छा तरीका नहीं होगा। तो ए जो है ये सीसीई की विशेषता नहीं होगी। बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हो ये तीनों ही क्या है, सीसीई की विशेषता होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, एक शिक्षक पूरे वर्ष बच्चों की बारीकी से अवलोकन करता है, जब वे सीखने की गतिविधियों में लगे रहते हैं, अपने काम के नमूने संकलित करते हैं और अलग अलग बच्चों की एक अवलोकन डायरी को वो बनाता है। तो अब आपको बताना कि किस तरह का इवैल्यूएशन टीचर यहाँ कर रहा है। फटाफट से देखेंगे क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट। स्टैंडर्डाइज्ड है, क्या ये मानकीकृत आंकलन हो रहा है, समान आंकलन है, योगात्मक है, निरंतर और व्यापक है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि ये कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को फोकस कर रहा है, पूरे साल बच्चों को ऑब्जर्व किया, सतत मूल्यांकन कर रहा है, ऑब्जर्वेशन उनका कर रहा है, तो ये आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंदर आएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑफ असेसमेंट, जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं वो क्या करते हैं? फर्स्ट है कि प्रमोट्स डाइवर्जेंट थिंकिंग, आर बेस्ड ऑन रिजिड स्ट्रक्चर, क्या ये रिजिड स्ट्रक्चर पे बेस्ड होते हैं? एम्प्लॉय मल्टीपल मेथड्स ऑफ नीड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर्स, या फिर एक्नॉलेज दैट ईच इंडिविजुअल लर्न्स एट अ डिफरेंट पेस। तो मानकीकृत परीक्षण कौन से परीक्षण होते हैं? भाई मानकीकृत परीक्षण क्या होते हैं, जो फिक्स है। ठीक है, मानकीकृत परीक्षण जो फिक्स प्रकार के परीक्षण है, जैसे आप सीटेट का एग्जाम देंगे तो सीटेट भी एक तरह का क्या है, एक मानकीकृत परीक्षा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है एग्जाम का वो बिल्कुल क्या है, फिक्स है। आपको पता है कि फिक्स है ये, है ना, बड़ी आबादी पे आप इसको लागू करते हैं, मतलब सीटेट का एग्जाम एक बार में लाखों स्टूडेंट देते हैं। तो ऐसे परीक्षण मानकीकृत में आते हैं जो कि जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कठोर होता है, जो रिजिड होते हैं। ठीक है, रिजिड इवैल्यूएशन जिनका होता है, बड़ी आबादी पे जिनको लागू किया जा सकता है, समान अंक सभी को दिए जाते हैं वहां पे, तो उस तरह के परीक्षण को हम मानकीकृत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंटेल्स विच ऑफ दीज। भाई आपको बताना है कि सीसी में क्या शामिल है। फर्स्ट है कि मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखना, बच्चों का समय समय पर परीक्षण व रैंकिंग। तो ये तो नेगेटिव हो गया, थर्ड वाला रैंकिंग करना बहुत नेगेटिव है, तो हम कभी भी रैंकिंग करना या कंपैरिजन करना ये वाला ऑप्शन नहीं लगाएंगे। तो सीसी के बारे में थर्ड वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, तो आप वो ऑप्शन हटा दो जहां थर्ड है, ये दोनों हट गए। अब या तो फर्स्ट सेकंड फोर होगा या तो सेकंड और फोर होगा। तो फर्स्ट वाला भी ठीक है कि हम पैरीमीटर और टूल्स को हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे उपकरणों की योजना बनाते हैं कि हमें कौन से उपकरण से उनका मूल्यांकन करना है।
रिकॉर्ड रखते हैं टीचर यहाँ पे, और हम यहाँ पे एकीकरण करते हुए सिखाते हैं, इंटीग्रेशन से सिखाते हैं लर्निंग को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में निरंतर का क्या मतलब होता है। फटाफट से देखेंगे, निरंतरता का अर्थ बताना। तो जब भी हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, निरंतर अवलोकन कर रहे हैं, है ना। तो कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्वेशन करना, और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि निरंतरता से हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं। सो सतत और व्यापक मूल्यांकन में निरंतरता का मतलब है कि शिक्षण अधिगम विभिन्न साधनों के प्रयोग के दौरान बच्चों का क्या करना, निरंतर अवलोकन और उनका समर्थन करना। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। 41 क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग principles are to be followed while developing evaluation procedures for students studying up to 8th class as per RT 2009। RT के अकॉर्डिंग बताना है कि 8वीं कक्षा तक क्या इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो किया जाना चाहिए। तो फटाफट से ऑप्शंस को आप रीड कर लीजिए। पहला है गाइड पेरेंट्स टू टीच एंड कंप्लीट होमवर्क, मतलब माता पिता को पढ़ाने और गृह कार्य पूरा करने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। तो बिल्कुल गलत है कि माता पिता पढ़ाएंगे और होमवर्क करवाएंगे बच्चों का, ठीक है। बच्चों एक्सप्रेस कर सके अपने व्यूज को, तो ये बिल्कुल अच्छा है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर बच्चे को फ्री करना किसी भी डर से, ट्रॉमा से, एंजाइटी से, तो ये भी ठीक है कि बच्चे को एंजाइटी से दूर रखना, बात की गई है आरटी एक्ट में। और बच्चे पार्टिसिपेट करें एग्जामिनेशन में विद डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन के साथ नहीं होगा, है ना, कि बच्चे एकदम डिसिप्लिन होकर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कौन सा कोड यहाँ पे सही था, कोड बी और सी जो है, ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे आज के जितने भी क्वेश्चंस थे जो आपके सीवीटी में पूछे गए थे वो होते हैं कंप्लीट। बाकी अदर जो वीडियोस है उसमें हम टॉपिक वाइज अदर जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आज के सेशन में असेसमेंट और इवैल्यूएशन से जितनी भी क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गए होंगे। इन केस किसी टॉपिक पे आपको डाउट लगता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो जो है व्हाइट बोर्ड पे बना दूंगी। अगर आपको टॉपिक पढ़ना है किसी भी कंसेप्ट का, इनकेस कोई चीज समझ नहीं आई हो, तो फील फ्री टू गिव मी एनी काइंड ऑफ फीडबैक। एंड इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, एंड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जहां से आप कंप्लीट वीडियोस देख सकते हैं फॉर सीटेट, और अपकमिंग डेज में उसमें और भी वीडियोस ऐड होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।